नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य ओमवीर वत्स। स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल ओमवीर योगा एंड फिटनेस में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, कहा जाता है कि 90% बीमारियां हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं और बिल्कुल सही बात है, 90% बीमारियां हमारे पेट से ही स्टार्ट होती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स के बारे में, चाहे वो छोटी है या बड़ी है। छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम तक सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आपको ये वीडियो लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, लूज मोशन के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, किस तरह से एक निवाला जब हम मुंह में खाते हैं वो किस तरह से हमारे शरीर में जाता है और किस तरह से उसका पाचन होता है और किस तरह से वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। किस तरह से हमें खाना खाना चाहिए, क्या खाना खाते टाइम हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, और हमें अगर कॉन्स्टिपेशन है तो क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन से राहत पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी यौगिक क्रियाएं करनी चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको हॉस्पिटल जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डॉक्टर्स के पास जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बीमारियां शुरू कहाँ से होती हैं? बीमारियां शुरू तब होती हैं जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स आ जाते हैं और वो शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं। उन टॉक्सिन्स की वजह से ही हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। और वो टॉक्सिन मतलब शरीर में जो गंदगी होती है, जब गंदगी आ जाती है और वो बाहर नहीं निकलती है तब हमें बीमारियां शुरू होती हैं। उस शरीर में गंदगी आने का सबसे बड़ा रास्ता कौन सा होता है? सबसे बड़ा रास्ता होता है हमारा मुँह। जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने के थ्रू सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर एंटर करते हैं, और वो टॉक्सिन जब शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं पूरी तरह से तब हमें बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब वो टॉक्सिन्स जो गंदगी है वो जिस भी हिस्से में, हमारे शरीर के जिस हिस्से में जाकर रुक जाएगी, उस हिस्से के अकॉर्डिंग हम उसको बीमारी का नाम दे देते हैं। नहीं समझे? एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो गंदगी हमारे शरीर में आई है वो अगर हमारी वेन्स में, हमारी आर्टरीज़ में कहीं पर आकर जम गई तो हम उसे नाम दे देते हैं ब्लड प्रेशर का। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का नाम दे देते हैं। अगर वही गंदगी किसी तरह से अगर हमारे दिल तक पहुंच गई, हमारे हार्ट में आकर कहीं पर उसने ब्लॉकेज करने लगा, कहीं पर रुकावट पैदा करने लगी, तो उसको हम नाम दे देते हैं हार्ट ब्लॉकेज का या हार्ट अटैक का। तो इस तरह से उस बीमारी के पीछे का जो कारण होता है वो एक ही होता है, और वो होती है शरीर का कचरा, शरीर की गंदगी, टॉक्सिन्स। तो उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर वो टॉक्सिन हमारे लीवर में आकर कहीं पर जम गया तो उसे कहेंगे कि आपके लीवर में सूजन है, आपको फैटी लीवर है, आपको लीवर सोराइसिस है। इस तरह से तमाम बीमारियों के नाम गिना देंगे। कारण पीछे वही सेम एक, ठीक है। वही गंदगी अगर आपके जोड़ों में, आपके कोहने में, घुटने में या शरीर के किसी भी जोड़ों में कहीं पर आकर रुक गई, जम गई, तो उसको नाम दे दिया जाता है अर्थराइटिस का, गठिया का, जोड़ों के दर्द का नाम दे दिया जाता है। इसी तरह से अगर वो गंदगी कहीं भी हमारे रीढ़ की हड्डी में, ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ पर कहीं पर आकर उसने ब्लॉकेज करने लगी, यहाँ पर जम गई, तो उसको नाम दे दिया जाता है सर्वाइकल का। और वही टॉक्सिन्स, वही गंदगी अगर हमारे लोअर बैक में, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में कहीं पर आकर जमने लगी तो उसको नाम दे दिया जाता है लोअर बैक पेन का, उसको नाम दे दिया जाता है स्लिप डिस्क का, उसको नाम दे दिया जाता है साइटिका का। फिर वो साइटिका धीरे धीरे, वो जो टॉक्सिन्स है वो बढ़ते हैं और धीरे धीरे पूरे दोनों पैरों में फैल जाते हैं, उसको साइटिका बोल दिया जाता है। तमाम बीमारियां हैं, पीछे कारण एक ही है और वो है टॉक्सिन्स। अगर वो यही चीज़, ये गंदगी अगर हमारी स्किन के लेयर के कहीं नीचे आकर जमने लगी तो उसे बोलेंगे पिंपल है, पिंपल हो गए हैं, एक्ने की प्रॉब्लम है, दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, तमाम टाइप की बीमारियां होती हैं, उनके नाम दे दिए जाते हैं, लेकिन कारण पीछे वही होता है। वही सेम चीज़ अगर आपको कहीं हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जो हमारे जो हार्मोन ग्रंथियां हैं, जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, उन ग्रंथियों में आकर कहीं पर वो गंदगी जम गई, रुक गई, तो उसको कहेंगे कि इनको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो गई है। तो पीछे कारण क्या था? हार्मोन्स का। अभी वही सेम
टॉक्सिन्स अगर हमारे नाक के इस हिस्से में आकर कहीं पर जम गए और नाक के माथे के यहाँ पर कहीं जम गए तो कहेंगे साइनस हो गया, इसको माइग्रेन हो गया, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो गई है, इसको इनका नज़ला ख़राब हो गया है। अब वही गंदगी हमारे पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में आकर कहीं उसने ऑब्स्टेकल किया तो कहेंगे कि इनको डायबिटीज़ हो गया है, इनको डायबिटीज़ की, शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर की शिकायत है। गले में यहाँ पर थायराइड के पास आकर कहीं ऑब्स्टेकल करने लगी तो कहेंगे थायराइड की प्रॉब्लम है, इनका थायराइड बढ़ गया है या इनका थायराइड लेवल कम हो गया है। तो थायराइड की तमाम बीमारी, गले की जितनी बीमारियाँ वो शुरू हो जाएंगी। शरीर के किसी भी खाली हिस्से में कहीं पर भी वो गंदगी, वो टॉक्सिन्स आकर रुकेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेंगे। किसी भी खाली हिस्से में आकर जम जाएंगे तो कहेंगे सिस्ट हो गई, इनको ट्यूमर हो गया, इनको गांठ हो गई है, इनको रसोली हो गई, या कुछ भी नाम दे सकते हो आप अलग अलग। तो इस तरह से ये बीमारियां हैं, कारण पीछे एक ही है लेकिन बीमारियों के नाम उस हिस्से के हिसाब से बदल जाते हैं। जब वो गंदगी, जो वो टॉक्सिन्स हैं, वो जब हार्ड रूप ले लेते हैं तो उसको कहेंगे कि स्टोन हो गया, इनको पथरी की प्रॉब्लम हो गई है। वो जम के जब हार्ड रूप ले लेते हैं तो स्टोन का रूप ले लेते हैं, वो स्टोन बोल देंगे, उसको पथरी बोलेंगे। और जब ये पुरानी हो जाती हैं तो कहेंगे कि इनको क्रोनिक डिजीज़ हो गया है, क्रोनिक कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है। और जब वो क्रोनिक होते होते जब भी आप सीरियस नहीं होते तो वो क्रोनिक डिजीज़ कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो समझे आप बीमारी की शुरू कहाँ से हुई और लास्ट में कैंसर तक किस तरह से पहुंची। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है, पीछे कारण एक ही होता है और वो है टॉक्सिन, शरीर में जमा कचरा, शरीर की गंदगी। तो उस शरीर की गंदगी को निकालना बहुत ज़रूरी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि 90% बीमारियां हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं। तो दोस्तों, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा पेट जो है वो स्वस्थ रहे। हमारे योग में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिससे हम अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे जो पूर्वज थे उनको ये इस बात का भली भांति पता था कि अगर आपका पेट स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। तो इसीलिए जितनी भी भारतीय चिकित्सा पद्धति हैं, जितनी भी भारतीय चिकित्सा पद्धति हैं, उन सभी पद्धतियों में पेट को स्वस्थ रखने पर बहुत जोर दिया गया है। तो अब जो पेट है हमारा, वो हमारे पाचन तंत्र का, हमारे डाइजेशन सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो उसको समझने के लिए हमें पाचन तंत्र को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पाचन तंत्र समझ में आ गया कि पाचन तंत्र किस तरह से काम करता है तो अपने पेट को हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि हमारा जो पाचन तंत्र है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वो किस तरह से काम करता है। दोस्तों, अपने पाचन तंत्र को, अपने डाइजेशन सिस्टम को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप ये समझो कि आपने स्वस्थ रहने की जो लड़ाई है वो आधी यहीं पर जीत ली। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। डिटेल में हम अच्छी तरह से समझेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने मुंह से। जो हमारा पाचन तंत्र है उसका सबसे पहले काम शुरू होता है, जैसे हमने कोई निवाला अपने मुंह के अंदर डाला, वहाँ से उसका काम शुरू होता है। तो जैसे ही हम कोई भी निवाला मुंह में डालते हैं तो हमारे जो सलेवरी ग्लैंड होते हैं, जो हमारी लार ग्रंथियां हैं, वो उसी टाइम एक्टिवेट हो जाती हैं। चाहे वो छोटा निवाला है, चाहे बड़ा निवाला है, कैसा भी खाने का निवाला हम मुंह में डालते ही ये एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। इनके ये 3 जोड़ियों में आप इन्हें बोल सकते हैं। ये गुच्छानुमी आकृति में होती हैं, जैसे कि अंगूर होता है, अंगूर में कैसे छोटे छोटे अंगूर होते हैं और वो पूरा एक अंगूर का गुच्छा होता है, उस तरह से आप समझ सकते हो, लेकिन बहुत छोटे साइज़ में, ठीक है। ये जीभ के नीचे होते हैं, साइड में होते हैं, और हमारे जाउस के पास में साइड में, ठीक है। तो ये 3 जोड़ियों में सलेवरी ग्लैंड होते हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं। इन लार ग्रंथियों से एक छोटा सा वाहिनी, एक डक्ट होती है, वहाँ उस डक्ट के थ्रू ये लार आती है बाहर की तरफ, हमारे मुंह की तरफ, और ये तीनों छोटे डक्ट एक बड़े डक्ट में मिल जाते हैं और वो बड़ा डक्ट हमारे मुंह के अंदर आकर खुलता है, जिसके थ्रू हमारे मुंह में ये जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, हमारे मुंह में आ जाती है, ठीक है। अब इस लार की एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना, भोजन और भजन दोनों एकांत में होने चाहिए। वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि जब हम खाने के बारे में सोचते हैं या खाने को सूंघते हैं या खाने की तरफ जब हमारा ध्यान जाता है, तो ये जो ग्लैंड हैं, जो ये सलाइवरी ग्लैंड हैं, जो लार ग्रंथियां हैं, ये एक्टिवेट हो जाती हैं।
इसीलिए खाने को जब भी खाते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो खाने की तरफ होना बहुत ज़रूरी है। आजकल काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। एक फैशन सा बन गया है कि खाना खाते टाइम टीवी देखना या खाना खाते टाइम मोबाइल पर कुछ देखते रहना या फिर बातें करते हुए खाना खाते हैं। तो उससे नुकसान क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम हमारा ध्यान खाने के अंदर होना चाहिए। अगर खाने के अंदर ध्यान नहीं होगा तो ये जो लार ग्रंथियां हैं, इनको जिस मात्रा में एंजाइम्स को सिक्रीट करना चाहिए वो उस मात्रा में एंजाइम्स को सिक्रीट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पाचन जिस तरीके से होना चाहिए वैसे नहीं हो पाता है। तो इसीलिए खाना हमेशा एकांत में खाना है और पूरा ध्यान आपका खाने की तरफ होना चाहिए, तभी उस खाने का अच्छी तरह से पाचन होगा और तभी वो खाना जो है वो आपके शरीर पे लगेगा। ठीक है, उस खाने का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर पाओगे अगर आप उसको पूरी ध्यान के साथ खाने को खाओगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो लार ग्रंथियां हैं इसके अंदर इसके अंदर म्यूसिन नाम का एक पदार्थ होता है जो हमारे भोजन को चिकना और गीला कर देता है, ताकि वो आसानी से हम उसे निकल सकें और उसे वो हमारे स्टमक तक पहुंच जाए। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है, टाइलिन। वो टाइलिन क्या करता है कि जो खाने में जो स्टार्च होता है जो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, जो डाइजेशन होता है, वो हमारे मुंह से ही, यहीं से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमें चबा चबा कर खाना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। चबाने से क्या होगा, चबाने का मतलब ये है कि जो दांत है, दांत का काम है चबाना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में उसको चबाते नहीं हैं। हमारे पुराने ग्रंथों में, हमारे जो योगिक ग्रंथों में, आयुर्वेद में कहा गया है कि एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। क्यों कहा गया है 32 बार? क्योंकि 32 ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि तुम्हें 32 ही बार चबाना है, या 31 बार चबाओगे तो गलत हो जाएगा, या 40 बार चबाओगे तो गलत हो जाएगा। उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि 32 बार ऑलमोस्ट आप जब चबाते हो तो हमारा जो निवाला है, जो खाने का जो भी हमने पदार्थ, जो भी सामग्री हमने खाई है, उस सामग्री को अगर हम 32 बार चबाएंगे तो वो अच्छी तरह से बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। वो टूट के वो एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। तो दांत दिए हैं भगवान ने हमें, तो दांतों का हमें पूरा यूज़ करना चाहिए ताकि उस खाने को हम अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना सकें। उसको पेस्ट बनाना है, उसके बाद फिर उसको अंदर निगलना है। ठीक है, तो और एक कहावत भी है कि खाने को पियो और पानी को खाओ। ये बहुत गहरी बात कही है हमारे योगियों ने कि जब आप खाने को पीने लग जाओगे, जब आप खाने को पीने से मतलब ये है कि जब खाने को आप इतना मुंह में चबा चबा कर इतना पतला बना दोगे, उसको तोड़ तोड़ कर उसको चबा चबा कर इतना पतला बना दो कि उसको आप पी सको, तब आप वो आपके शरीर में अच्छी तरह से लगेगा। और पानी को मुंह में रख कर और उसको जैसे हम किसी ठोस वस्तु को चबाते हैं उस तरह से उसको धीरे धीरे पीना चाहिए, तो हम हेल्दी रहेंगे। खाने को पीना है और पानी को खाना है। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली है कि यहीं से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो लोग गलती करेंगे तो फिर हमें उसको आगे फिर उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पर हमें बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। मुंह से खाना निगलने के बाद ये खाना आहार नालिका, फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में आता है। यहाँ पर ये हमारे आमाशय में आता है। आमाशय में आने के बाद यहाँ पर खाना 2 से 4 घंटे तक रहता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। यहाँ पे रेनिन होता है, यहाँ पे पेप्सिन होता है, जो हमारे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खाने को यहाँ पर अच्छी तरह से डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पर पूरे जो भी हमने खाया होता है उस खाने को यहाँ पर मथते हैं, इधर बिल्कुल उसको रस बना दिया जाता है, यहाँ पर पेस्ट बना दिया जाता है, उस जो खाने को बिल्कुल पेस्ट बना दिया जाता है।
जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो हमारा जो विषैले तत्व जो हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में आ जाते हैं, उनको भी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन विषैले तत्वों को भी ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 4 घंटे तक खाना रहता है, और फिर उसके बाद मेन काम यहाँ पर होता है जो प्रोटीन, जो हमने खाने में प्रोटीन खाया होता है, उस प्रोटीन का मुख्यतः जो पाचन होता है वो हमारे यहाँ पे स्टमक में होता है। ठीक है, ये स्टमक में प्रोटीन का पाचन हो जाता है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि खाना खाकर वैसे तो हमें वज्रासन में बैठना चाहिए, वज्रासन में बैठने के बाद थोड़ा हमें टहलना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग लेट जाते हैं खाना खाने के बाद। दिन के टाइम पर हमें लेटना कोई बुरी बात नहीं है, दिन के जो दोपहर का खाना होता है, दोपहर के खाने के बाद हमें लेट जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रात के खाने के वक्त हमें चलना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 500 कदम चलना बहुत ज़रूरी है। ये आयुर्वेद में ये बताया है, खाने के नियम में बताया है कि सोने से पहले रात के खाने के बाद हमें कम से कम 500 या 1000 कदम, 500 से 1000 कदम ज़रूर चलना चाहिए अच्छे पाचन तंत्र के लिए। दूसरा, अगर हम लेटते हैं खाना खाने के बाद, तो देखो अभी ये जो स्टमक है इसकी आकृति किस तरह से है, ये जो लेफ़्ट साइड में बाहर की तरफ निकला हुआ है और राइट साइड के इधर इसका ये आहार नलिका से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम खाना खाकर राइट साइड में अगर हम करवट लेकर लेटेंगे तो पूरा खाना वापस आहार नलिका से बाहर की तरफ प्रेशर डालेगा, इधर के ऊपर की तरफ इस वॉल पे प्रेशर डालेगा बाहर आने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद या तो हम सीधा लेटें, या फिर अगर आपको करवट लेनी है तो आपको लेफ़्ट साइड करवट लेनी चाहिए, ना कि राइट साइड। राइट साइड कभी नहीं लेनी चाहिए, लेफ़्ट साइड ही आपको करवट लेनी है। उससे क्या होगा कि आपका जो खाना है वो इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाचन का जो कार्य है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो ये पेप्सिन, रेनिन, जो वो अपना काम करते रहेंगे और आपका खाना बाहर की तरफ, आपके मुंह की तरफ नहीं निकलेगा। तो इसीलिए लेफ़्ट साइड में लेटना सेफ है, राइट साइड की तरफ करवट लेकर लेटना गलत होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्टमक, हमारे अमाशय का काम। अमाशय के बाद अमाशय में खाना की प्रक्रिया होने के बाद खाना छोटी आंत की तरफ बढ़ता है। छोटी आंत, ये जो छोटी आंत होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये सिर्फ कहने को स्मॉल है, लेकिन अगर आप इसको लंबाई इसकी देखोगे, अगर इसको सीधा करके इसकी लंबाई अगर नापी जाए तो लगभग 6 मीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, इसको छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसकी जो चौड़ाई है, जो इसकी गोलाई है, मोटाई है जो इसकी, वो इस बड़ी आंत से कम होती है, इसीलिए इसको छोटी आंत कह दिया जाता है। लेकिन इसकी लंबाई बहुत लंबी होती है, 6 मीटर लंबी होती है ये। अब जब खाना हमारे अमाशय से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले छोटी आंत का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको बोला जाता है डियोडेनम, हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। ये छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा होता है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये जो पार्ट है ये है डियोडेनम। ये जो इंग्लिश में सी अल्फ़ाबेट होता है उसकी तरह ये कर्व लिया हुआ उसकी आकृति के जैसा होता है। अब ये जो डियोडेनम है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है छोटी आंत का। ये छोटी आंत में इसमें क्या होता है इस डियोडेनम के अंदर जो बाइल जूस होता है, जो हमारे गैल ब्लैडर से आने वाली, जो पित्ताशय से जो आने वाला बाइल जूस होता है, वो इस डियोडेनम में आकर उस खाने में मिक्स होता है। और दूसरा, यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियाज रिलीज़ करता है वो भी यहाँ पर आकर उस खाने में मिल जाता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये दोनों बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस इस खाने में आकर यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ये अपना ये खाना आगे की तरफ और आंत में आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे पाचन तंत्र का, ड्यूडेनम, जिसको ग्रहणी बोलते हैं। बहुत सारे बीमारियां होती हैं जो इससे रिलेटेड होती है। इस छोटे से यहाँ पर अगर कुछ भी हमारे डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इशू आ जाए तो वो बहुत बड़ी समस्या को पैदा कर सकते हैं। तो इसको, ये हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है। यहाँ डिओडर्म से आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लें, जैसे कि ये लीवर है, पैंक्रियाज है और हमारा जो गैल ब्लैडर है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ ग्रहणी से जो डिओडर्म से आगे, उसके बाद हम डिओडर्म से आगे की बातें करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लीवर के बारे में। जो लीवर है ये हमारे शरीर के राइट साइड में होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का। इसको हमारे शरीर का वॉचमैन भी कहा जाता है, इसको हमारे शरीर का चौकीदार भी कहा जाता है, क्योंकि लीवर के बिना इंसान का शरीर काम नहीं कर पाएगा। लीवर जो है वो हमारे सबसे बड़ा जो ग्रंथि होती है हमारे शरीर की, वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। लीवर बहुत सारे बहुत ज़रूरी काम हमारे शरीर में करता है। एक बहुत ज़रूरी काम जो ये करता है वो है ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर कर अपने पास रखता है। आपने कभी देखा होगा कि आप बहुत थके हुए हो और आपको चलने की हालत भी नहीं होती, लेकिन उसी टाइम पे आप सोचो अगर आपकी तरफ कोई कुत्ता आपको काटने के लिए आपकी तरफ दौड़ कर आए, तो आपके अंदर एकदम से ताकत आ जाती है और वो ताकत आ जाती है और आप वहाँ से भागने लग जाते हो। थोड़ी देर पहले तो आपके पास चलने की ताकत भी नहीं थी और फिर एकदम से आप कैसे भागने लग जाते हो। तो वो जो ताकत है, वो जो एकदम से जो चेंजेस होते हैं आपके शरीर में, वो लीवर की वजह से ही होते हैं। उस टाइम पे ग्लाइकोजन को जो लीवर है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से रक्त में ग्लूकोज एकदम से आ जाता है और आपके अंदर एकदम से ताकत आती है और आप उस ताकत को इस्तेमाल कर कर अपना काम करने लग जाते हो। तो ये सब लीवर की वजह से ही होता है। ठीक है। और लीवर बहुत सारे काम करता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी को अपने अंदर संचित कर कर रखता है। इसके अलावा जो ये लीवर, ये यकृत या लीवर की जो कोशिकाएं हैं वो पित्त बनाती हैं, और जो पित्त है वो हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। जितनी भी वसा की चीज़ें होती हैं, जो हम घी और जितनी भी चिकनी चीज़ें, चिकनाहट वाली चीज़ें होती हैं, घी है, तेल है, दूध है, पनीर है, उनको पचाने के लिए बाइल जूस जो ये सिक्रेट करता है, जो ये पित्त बनाता है, वो पित्त बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको पचाने के लिए, घी को पचाने के लिए। आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा, देखा होगा कि जो पित्त की थैली है उसमें स्टोन होने की वजह से, उसमें पथरी होने की वजह से उसकी थैली को निकाल दिया जाता है। उस थैली को जब निकाल देते हैं तो थैली को निकालने के बाद डॉक्टर उस व्यक्ति को मना करते हैं कि आपको घी, दूध नहीं खाना है। वो इसलिए नहीं खाना होता है क्योंकि वो गॉल ब्लैडर निकालने के बाद जो पित्त का जो फॉर्मेशन है वो बंद हो जाता है, शरीर में पित्त नहीं बन पाता। पित्त ना बनने की वजह से जो भी आप घी या दूध खाओगे, जो वसा वाली चीज़ें खाओगे, वो वसा को पचाने की जो ताकत है वो आपके शरीर में नहीं रहेगी। तो वो जो इसकी जो कोशिकाएं हैं वही उस पित्त को बनाती हैं। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये जिम्मेवार होता है हमारा लीवर। प्रोटीन से बने हुए जितने भी अमीनो एसिड होते हैं शरीर के जो काम नहीं आते, उन्हें ये यूरिया और यूरिक एसिड, क्रेटीन और क्रेटिनिन में बदल देता है और फिर ये मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यदि ये अमीनो एसिडों को ये जो अमीनो एसिड होते हैं इनको शरीर से बाहर ना निकालें तो ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है जो लीवर करता है। इसके अलावा ये लीवर जो है ये जो हमारे खून होता है, हमारे खून में एक टेंडेंसी होती है कि वो जम जाता है। तो खून को जमाने वाला जो हेपेरिन
नाम का जो जो पदार्थ होता है वो भी ये यकृत ही बनाता है, वो हमारे लीवर में ही बनता है। ठीक है। और इसके अलावा रक्त में बिलीरुबिन को हटाता है ये बिलीरुबिन। ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारे स्मोकिंग से, ज़्यादा अल्कोहल लेने से जो हमारे शरीर में जो नुकसान होता है वो नुकसान ना हो उसके लिए, उसको कम करने के, उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो सफाई का जो काम होता है, उसको जो रीबिल्ड का जो काम होता है, वो सारा काम हमारा लीवर करता है। तो लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ये हमारे डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिना लीवर के हमारा शरीर में वसा को पचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया लीवर के बारे में। अब बात करते हैं गाल ब्लैडर की। गाल ब्लैडर को हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। जो पित्ताशय मतलब कि जो लीवर है, जो हमारा यकृत है, यकृत जो पित्त का निर्माण करता है, जो पित्त बनाता है, वो पित्त आकर इस गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, यहाँ पर वो संचित होता है, इस गाल ब्लैडर में भरता रहता है। और ये गाल ब्लैडर की जो दीवारें होती हैं, जो इसकी जो अंदर की परत होती है, वो परत उस पित्त को एब्जॉर्ब कर कर उसको गाढ़ा बना देती है, उसको थोड़ा सा मोटा, उसको थिक कर देती है। और थिक करने के बाद ये लीवर और ये गाल ब्लैडर, ये दोनों का जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, उस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये जो पित्त है ये डियोडेनम में चला जाता है, ये इसमें ग्रहणी में चला जाता है। यहाँ पर जाकर ये वसा का पाचन करते हैं। अगर खाने में ज़्यादा वसा किसी ने खाई है तो फिर ये इस जो पित्त का निर्माण ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो ये काम होता है गाल ब्लैडर का। तो ये हो गया गाल ब्लैडर हमारा। अब गाल ब्लैडर के बाद बात करते हैं पैंक्रियाज की। अब बात करते हैं पैंक्रियाज के बारे में। जो पैंक्रियाज है वो हमारे स्टमक, जो हमारे आमाशय है, उसके बिल्कुल जस्ट नीचे की तरफ होता है। और जो डियोडेनम है, ये जो सी आकृति का होता है, इसके बीच में बिल्कुल अच्छी तरह से फिट होता है ये नीचे की तरफ। और जो ये पैंक्रियाज होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्लैंड है हमारे शरीर में, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी। और ये क्या करता है, ये दो तरह, इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली बात तो इसको हेड, बॉडी और टेल, 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 तरह के सेल रिलीज़ करता है। 2 तरह के सेल इसमें होते हैं, अल्फ़ा सेल और बीटा सेल। जो अल्फ़ा सेल होते हैं वो बहुत सारे पैंक्रियाटिक जूस पैदा करता है, बनाता है, जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। और दूसरा जो बीटा सेल हैं वो हमारे उसमें छोटे छोटे जो हैं वो छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं, उसको आइसलैंड ऑफ लंगरहैंस भी कहते हैं। ये जो है बीटा सेल्स, ये इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। जो इंसुलिन वही हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अगर जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये जो बीटा सेल हैं ये इंसुलिन का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसीलिए जब इसका पैंक्रियाज का जो वर्किंग प्रोसेस है वो वीक हो जाता है किसी कारण की वजह से, वो जब बीटा सेल्स जब इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देता है या बंद कर देता है, तो हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से फिर हमें डायबिटीज़ हो जाती है। उसकी वजह से फिर कहते हैं कि इनका शुगर बढ़ गया है, इनको डायबिटीज़ हो गई है। चलिए, अभी हमने लीवर के बारे में देख लिया, हमने गाल ब्लैडर के बारे में देख लिया, हमने पैंक्रियाज के बारे में देख लिया। अब वापस हम यहाँ पर छोटी आंत पे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। हमने आमाशय, हमने स्टमक को देख लिया था। स्टमक के बाद ये डियोडेनम को हमने देख लिया था, ग्रहणी के बाद की जो बची हुई छोटी आंत है वो छोटी आंत के बारे में बात करते हैं। अब ये जो बची हुई छोटी आंत है, डियोडेनम के बाद की जो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर कई घंटों तक खाना रहता है और रस की फॉर्म में हो जाता है बिल्कुल खाना।
इसके अंदर जो छोटे आंत है, यहाँ पर जगह जगह पर ज़रूरत के हिसाब से ये बहुत जगह पर इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से जो खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करती है, और बहुत सारे एंजाइम्स को ये सिक्रीट करती है जगह जगह पर, बीच बीच में अलग अलग जगह पर, जैसे कि इरेप्सिन, जैसे कि लैक्टेज, माल्टोज, सुक्रेज और लाइपेज। इस तरह से कई एंजाइम्स को सिक्रीट करती है जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका एक सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि इस छोटी आंत के अंदर जैसे बाल होते हैं, ऐसे बालों जैसा उभार होता है जिसे हम बोलते हैं विल्ली। वो विल्ली क्या करती है, उस विल्ली की मदद से पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, वो उस सतह पर, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लेयर है वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुके रहते हैं, और उन विली के पास से ही ब्लड जो है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। जो भी हमारे खाने में जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको ब्लड यहाँ से एब्जॉर्ब करता है, और बॉडी के बाकी के जितने भी पार्ट होते हैं वहाँ पर पूरे न्यूट्रिएंट को, पूरे न्यूट्रिशन को पहुँचाता है अलग अलग हिस्सों में। तो वो जो प्रोसेस होता है हमारी खाने से ब्लड में मिक्स होने वाला, जो खाने से ब्लड में एब्जॉर्ब होने वाला जो न्यूट्रिशन का जो न्यूट्रिशन हमारा ब्लड जो एब्जॉर्ब करता है, वो यहीं पे छोटी आंत में करता है विल्लियों की मदद से। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो छोटी आंत में होता है। तो ये हो गया छोटी आंत। फिर उसके बाद चलिए अब बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। जो बड़ी आंत होती है, वो बड़ी आंत ये छोटी आंत से लेकर, ये जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत से लेकर और अपने हमारे जो एनस होता है, जो हमारा गुदा द्वार होता है, वहाँ तक ये इस पूरे एरिया को बड़ी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत और छोटी आंत को इनके चौड़ाई के आधार पर इनको छोटी और बड़ी कहा जाता है। जो छोटी आंत होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर लगभग होती है, और जो बड़ी आंत होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो 6 सेंटीमीटर लगभग होती है। बड़ी आंत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर लगभग होती है। बड़ी आंत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और लंबाई लगभग 2 मीटर की होती है। ठीक है। जो बड़ी आंत है वो हमारे दाहिने, हमारे राइट पैर की तरफ से, पैर के पास से, पैर से शुरू होकर सीधा ऊपर लीवर, राइट साइड में लीवर होता है तो ऊपर लीवर तक जाती है। इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ठीक है। असेंडिंग कोलोन अभी लीवर से लेकर और ये आपके डायफ्राम के नीचे से होते हुए सीधा तिल्ली, जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन तक सीधा जाती है। ये हो गई हमारी स्प्लीन तक जाती है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है। डायफ्राम के नीचे से और स्प्लीन तक ये हो गई हमारी ट्रांसवर्स कोलोन। अब स्प्लीन से लेकर, तिल्ली से लेकर और आपके लेफ्ट पैर तक, नीचे तक जो आती है, इसे कहते हैं हम डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है। यहाँ तक ये डिसेंडिंग कोलोन होगी। अब फिर डिसेंडिंग कोलोन के बाद ये हल्की सी बाएं तरफ के यहाँ से, मतलब इस लेफ्ट पैर से लेके, और अगर औरत है तो यूट्रस के पीछे से होते हुए मलाशय की तरफ जाती है, और अगर पुरुष है तो जो यूरिनल ब्लैडर है उसके पीछे से होते हुए हमारे मलाशय तक जाती है, रेक्टम तक जाती है। तो रेक्टम तक जाती है और फिर उसके बाद नीचे एनस की तरफ, गुदाद्वार की तरफ नीचे खुल जाती है। तो ये हो गई पूरी हमारी बड़ी आंत। ठीक है। अब जो रेक्टम होता है ये लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, और यहाँ पर जो बड़ी आंत में जो मल आगे सरक कर आता है वो रेक्टम में आकर इकट्ठा होता है, और रेक्टम में जब पूरा इकट्ठा हो जाता है तो हमें
हमें सेंसेशन होती है, हमें ऐसा हमें मल का हमें फ्रेश होने की अर्ज महसूस होती है और उसके बाद हम फिर ये एनस के थ्रू, गुदा द्वार के थ्रू मल को बाहर त्याग देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। जो बड़ी आंत होती है इसमें कोई जूस वगैरह कोई सिक्रीट नहीं करती है। ये सिर्फ जो मल, जो बचा हुआ जो ये मल होता है उसमें से ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को सोख लेती है, ताकि जो मल है उसको थोड़ा सा ठोस बना दिया जाए, उसको थोड़ा सा हार्ड बना दिया जाए। उसको ठोस बनाने के लिए उस पानी को अवशोषित कर लेती है। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि हमें कब्ज़ ना हो, इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी आंत है यहाँ पर पानी का अवशोषण होता है, यहाँ पे पानी को एब्जॉर्ब करती है ये बड़ी आंत। तो पानी का ज़्यादा पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी कम पियोगे तो यहाँ पर ये कब्ज़ का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ये हो गया हमारा पूरा पाचन तंत्र, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम। हमने खाना खाने से लेकर और जब तक पूरे खाने का पाचन किस तरह से होता है और फिर किस तरह से वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, हमने पूरा स्टडी किया इसमें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पाचन तंत्र है वो किस तरह से काम करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से अपना पूरा काम करता है। एक निवाला जब हम मुँह से खाते हैं तो उस निवाले से हमारा शरीर किस तरह से पोषक तत्वों को खींचकर ब्लड के थ्रू हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं परहेज के बारे में। हमारे आयुर्वेद में हमारे जो प्राकृतिक चिकित्सा है, योग है, इसमें परहेज का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप परहेज नहीं करोगे, परहेज ना कर आप कुछ भी करो, कितनी भी औषधियाँ खाओ, कुछ भी आसन करो, प्राणायाम करो, लेकिन अगर आप परहेज नहीं करोगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारे विद्वानों ने, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे योगी थे, उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए हैं, बहुत सारे सिद्धांत बनाए हैं, हर चीज़ को लेकर, खाने को लेकर भी बनाए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ खाने के सिद्धांत शेयर करना चाहता हूँ, जिनका अगर आप पालन करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो कुछ सिद्धांत हैं, आपने पहले भी सुने होंगे, और ये सिद्धांत मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, हमारे पूर्वजों ने हज़ारों साल पहले ये सब बता चुके हैं, मैं उनको जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला सिद्धांत है, खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी को नहीं पीना। आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों नहीं पीना? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम कुछ खाना खा लेते हैं तो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक जठर अग्नि होती है, एक फायर, डाइजेस्टिव फायर जिसे बोलते हैं, वो डाइजेस्टिव फायर हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है। और उस फायर के ऊपर, उस जठर अग्नि के ऊपर अगर हम ठंडा पानी डाल देंगे तो वो आग बुझ जाएगी, या फिर वो आग स्लो डाउन हो जाएगी, तो जिसकी वजह से खाना पचाने की जो प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, वो डिस्टर्ब होगा। वो डिस्टर्ब होने से हमारा खाना सही तरीके से पचेगा नहीं, और खाना जब सही तरीके से पचेगा नहीं तो बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। हमने पहले देखा ही है कि ज़्यादा से मतलब मैक्सिमम बीमारियां तभी स्टार्ट होती हैं जब हमारा खाना पचता नहीं है, जब टॉक्सिन हमारे शरीर में आता है। जो टॉक्सिन है वो हमारे शरीर के अंदर जब आ जाता है और वो बढ़ने लगता है, तभी सारी बीमारियां शुरू होती हैं। तो इसीलिए हमें खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, क्योंकि एक बार खाना आप जब पेट भर कर खा लेते हो तो कम से कम उसको डाइजेस्ट होने में कम से कम 1 घंटा तो लगता ही लगता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप पानी पी लोगे तो खाना का डाइजेशन रुक जाएगा, खाने का डाइजेशन रुक जाएगा तो खाना डाइजेस्ट ना होकर फर्मेंटेशन में चला जाएगा, फर्मेंटेशन होने लगेगा खाने का। फर्मेंटेशन मतलब सड़ना। जब खाना सड़ने लगेगा तो सड़ने की वजह से उसमें से गैस बनेगी, ट्राइग्लिसराइड बनेगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल बनेगा, बहुत सारी ऐसे एसिड प्रोड्यूस होने लगेंगे जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है खाने के 1 घंटे बाद तक पानी को नहीं पीना, ठीक है। और दूसरा नियम है, जब भी आप पानी पियो, सुबह शाम
खाली पेट खाने के बाद 1 घंटे बाद जब भी आप पानी पियो तो पानी को घूट घूट कर पीना है। एकदम से एक साथ पानी नहीं पीना सारा। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसके पीछे भी रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने पहले अभी डिस्कस किया था कि हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि गर्म होता है, जो कि जिसकी तासीर होती है एसिडिक, जो कि एसिडिक होता है, जो गर्म होता है। और हमारी जो लार होती है, जो हमारा जो सलाइवा होती है, ये ठंडी होती है, ये एल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। तो एसिड और एल्कलाइन इन दोनों को बैलेंस, जब ये इक्वल रहेंगे तो ये बैलेंस रहते हैं, तो ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हमारे शरीर में एसिड बढ़ जाता है तो बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जब हम पानी डायरेक्ट पीते हैं तो वो पानी में जो सलाइवा है वो मिक्स नहीं हो पाता है। इसीलिए पानी को कहते हैं कि घूट घूट कर पीना है, ताकि जब आप एक घूट पियोगे पानी को और ऐसे रोल करोगे तो ये सलाइवा जो है वो पानी में मिक्स हो जाएगा। पानी में मिक्स होने की वजह से उसमें सलाइवा आ जाएगा, और सलाइवा जब पानी के साथ सलाइवा अंदर जाएगा तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी हमारे पेट में है उसमें सलाइवा मिक्स होगा, तो आपका जो एसिड है वो बढ़ेगा नहीं। समझ रहे हो ना आप? एल्कलाइन और एसिडिक दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सम हो जाएगा। देखिए, आयुर्वेद में, योग में हम हर समय समानता की बात करते हैं। आपका कफ पित्त वात में से कुछ भी बढ़ गया है तो आपको बीमारियां होंगी। अगर उस बीमारी को ठीक करना है तो आपको उनको सम करना पड़ेगा। गर्मी सर्दी को सम करना पड़ता है, तो समानता की बात करता है आयुर्वेद, समानता की बात करता है योग। तो हमें समानता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि पानी को घूट घूट भर कर पीना है। ठीक है। दूसरे उसके बाद का जो सिद्धांत है वो है, सुबह जब आप उठते हो तो सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए, उषापान करना चाहिए। पानी क्यों? पानी ही क्यों? आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि लोगों को बेड टी चाहिए होती है। सुबह उठते हैं सबसे पहले उनको चाय पीते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ भी नहीं पीना चाहिए पानी के अलावा। पानी सबसे बेस्ट होता है सुबह सुबह। पानी से क्या होता है? पानी न्यूट्रल होता है, वो हमारे पूरे शरीर को, हमारी आंतों को क्लीन कर देता है और हमें अर्ज होने लगती है, हम फ्रेश होने के लिए हमारे जो मल है उस मल पर दबाव डालता है, जिससे कि हमारा पेट अच्छे से साफ होता है। दूसरी चीज़, जब आप सुबह उठकर पानी पीते हो तो पानी के साथ अपने सलाइवा भी आपके साथ में जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एसिडिक है वो बैलेंस रहता है। दूसरा, जब हम चाय पीते हैं सुबह उठकर, अगर हम पानी की जगह चाय पीते हैं तो चाय ऑलरेडी एसिडिक होती है उसमें, और जब आप उस चाय को पीते हो तो एसिड, अंदर भी एसिड है, ऊपर से भी आप एसिड ही डाल रहे हो, तो आपको पित्त तो बढ़ना ही है, बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए सुबह उठकर सिर्फ और सिर्फ पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी है तो बहुत अच्छा है उषा पान के टाइम पे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। अगला सिद्धांत है ठंडा पानी ना पिएं। अब ठंडा पानी क्यों मना किया जाता है? ठंडा पानी इसलिए मना किया जाता है क्योंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म है। हमारे शरीर के अंदर गर्मी है। मैंने बताया जैसे कि जठर अग्नि होती है, हमारे शरीर के अंदर गर्मी होती है। जब हम बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं तो उससे क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर एकदम डाउन होने लगता है। तो हमारे उस पानी को हमारा शरीर गर्म करता है। अगर आप ठंडा पानी पी लोगे तो हमारी बॉडी उस पानी को गर्म करती है। गर्म करने के लिए हमारे पेट के ऊपर प्रेशर आएगा, हमारे डाइजेशन जो सिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। प्रेशर को ठीक करने के लिए, उस पानी को गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी मिलती है हमें ब्लड से। तो जब आप ठंडा पानी पी लोगे तो क्या होगा कि पूरी बॉडी का जो ब्लड है, सारे हिस्सों से ब्लड का जो ब्लड के जो फ्लो है वो हमारी पेट की तरफ ज़्यादा आ जाएगा। पेट की तरफ जब ब्लड का फ्लो ज़्यादा आ जाएगा तो जो बाकी ऑर्गन में ब्लड की थोड़ी कुछ ही टाइम के लिए भले ही, लेकिन ब्लड जितना होना चाहिए और ऑर्गन्स में वहाँ पर कम हो जाएगा और पेट के हिस्से पर ज़्यादा उसका फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से बाकी ऑर्गन में
प्रॉब्लम आती है, उनके फंक्शन में प्रॉब्लम आती है। और अगर ऐसा आप लंबे टाइम तक करोगे तो धीरे धीरे आपकी शरीर में कोई बीमारी पनप सकती है। तो इसीलिए ठंडा पानी को हमेशा मना किया जाता है आयुर्वेद में, योग में। पानी पीना है तो गुनगुना पानी पीजिए आप, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा अगला सिद्धांत। और अभी नेक्स्ट सिद्धांत है, खाने को जब भी खाओ आप चबा चबा कर खाओ। हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। खाने को जब भी खाना है तो चबा चबा कर खाना है। उससे क्या होगा कि हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा। उससे ये होगा कि हमारा जो खाने के साथ सलाइवा मिक्स हो जाएगा। सलाइवा मिक्स होने से हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। और सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हमें डाइजेशन, खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारे अपचन की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे जो अपचन की वजह से जितनी भी बीमारियां होती हैं वो बीमारियां हमारे शरीर पे नहीं लगेंगी। तो खाने को चबा चबा कर खाना है, खाने को पीना है, पानी को खाना है। इस बात को आप मत भूलिए। ठीक है, अगला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत अगर आप पालन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा खाना जब भी खाओ धरती पर बैठकर खाओ। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। हमारे पूर्वज कहते हैं कि जो हमारी नाभि होती है, जो सेंटर ऑफ द बॉडी होती है, हमारी नाभि होती है, जब हम ज़मीन पर बैठते हैं तो ज़मीन से उस नाभि का एक इस तरह का कनेक्शन बनता है जो कि हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव करता है। तो बजाय आप चेयर पे बैठने की या बेड पे बैठने की, अगर आप ज़मीन पर बैठकर सुखासन में बैठकर अगर आप खाना खाओगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बजाय कहीं और बैठकर अगर आप किसी और तरीके से खाते हो, चेयर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हो, तो उससे बेटर है आप ज़मीन पर बैठकर अलाथी पलाथी मारकर, मतलब सुखासन में बैठकर अगर खाना खाओगे तो वो आपके डाइजेशन को ज़्यादा बेटर करेगा। अगला सिद्धांत है, दोपहर का जो खाना होता है, जो लंच होता है, दोपहर के खाने के बाद कुछ देर लेटकर आराम ज़रूर करें। मतलब अगर आयुर्वेद के देखा जाए, आयुर्वेद में जो बताया गया है 48 मिनट मतलब 48 सेकंड तक हमें, अगर हम एक झपकी ले लेते हैं, एक नींद ले लेते हैं 48 मिनट्स की, तो वो सबसे बेस्ट कहा गया है। वो उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि दोपहर के टाइम जो सूर्य देव होते हैं, जो सूर्य होता है, जो सूरज होता है, वो हमारे ऊपर होता है। और जो हमारी जठर अग्नि होती है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन सूर्य से होता है। तो ऑलरेडी वातावरण में गर्मी होती है, हमारे पेट में भी गर्मी होती है। उस टाइम पर अगर हम चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो गर्मी अधिक हो जाएगी। इसलिए बेटर है कि हम अगर दोपहर के खाने के बाद अगर एक नींद ले लें, बॉडी को रेस्ट दें, तो हमारा खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। और नींद लेने में भी अगर हम लेफ़्ट करवट लेकर लेटते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था, लेफ़्ट करवट जब हम लेते हैं तो वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे हमारा खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। तो दोपहर के खाने के बाद लेटना ज़रूर चाहिए। अगर आपको अच्छा पाचन तंत्र चाहिए, अगर अपना डाइजेशन अच्छा करना है, तो आपको एटलीस्ट 48 मिनट की नींद आप ले सकते हो। ठीक है, अगला नियम है, रात के खाने के बाद आपको खाते ही लेटना नहीं है। मैंने बताया ना कि सिद्धांत होते हैं और हर चीज़ में सिद्धांत है। आयुर्वेद में हर चीज़ के पीछे लॉजिक भी है और हर चीज़ के पीछे रीज़न भी दिया हुआ है। दोपहर के खाने के बाद आपको लेटना अच्छा होता है, लेकिन रात के खाने के बाद अगर आप लेटोगे तो वो आपके लिए गलत होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो सूर्य है, सूर्य ढल चुका होता है, उस टाइम रात होती है। तो हमारी जठर अग्नि का डायरेक्ट कनेक्शन सूर्य के साथ होता है। रात के खाने के बाद अगर आप 500 से 1000 कदम अगर चलते हो तो बहुत अच्छा है आपके डाइजेशन के लिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद हमें सोना चाहिए,
जब रात का खाना खा लिया उसके कम से कम 2 घंटे बाद हमें सोना चाहिए। वो उससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, उससे हमारे एंजाइम्स, हमारे जो जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं और हमारे खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रात के टाइम पर हमें 500 से 1000 कदम चलना है और कम से कम खाने के 2 घंटे बाद ही सोना है। 2 घंटे, खाने के 2 घंटे पहले नहीं सोना है। ठीक है, तो अगला सिद्धांत है कि विरुद्ध भोजन एक साथ ना लें। कुछ भोजन हैं जिनको विरुद्ध भोजन कहा जाता है, जो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, जिनकी तासीर एक दूसरे के विरुद्ध होती है, उनको हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए। उससे हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और उससे हमें बहुत सारे हमारे शरीर में रोग पैदा हो सकते हैं। ठीक है, विरुद्ध भोजन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि दूध और दही। दूध दही को दोनों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। गर्म और ठंडी चीज़ों को दोनों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। दही और उड़द की दाल, इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ख़तरनाक होता है, इन्हें भी हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए। खट्टे फल और दूध, इन दोनों को भी हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। प्याज और दूध, इन दोनों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे जो विरुद्ध भोजन है, एक बहुत लंबी लिस्ट है, इन भोजनों को भी हमें एक साथ नहीं करना चाहिए, वरना हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, अगला सिद्धांत है, ये खाना पकाने से संबंधित है थोड़ा बहुत। जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो कि किसी ऐसे बर्तन में बना हो जो चारों तरफ से बंद हो। जैसे कि आजकल जैसा कुकर हो, जिसे हम कुकर होता है, वो प्रेस्टीज कुकर जो होता है वो चारों तरफ से बंद होता है। तो ऐसा खाने को हमें नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे भी रीज़न दिया हुआ है क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर में बनता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में बनने से इसका जो न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि ऐसा खाना हमें खाना चाहिए जो कि खाना बनाते टाइम अगर उसका सनलाइट उस खाने पर पड़ रही है तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो एयर है, जो फ्रेश एयर है, वो उस खाने को मिल रही है बनते टाइम, तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें हमेशा ऐसे खाने को खाना चाहिए जो खुले बर्तन में बना हुआ हो, जो खुले उसमें बना हुआ हो, ना कि बंद पैक जो कुकर वगैरह में जो बनता है उस खाने को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ सिद्धांत हैं खाने पीने से रिलेटेड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर आप इनका पालन करेंगे तो आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। आपको हेल्थ वाइज, आपको डाइजेशन वाइज आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़ी बीमारी के बारे में, कब्ज़ के बारे में। मैं कब्ज़ को सबसे बड़ी बीमारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो हज़ारों बीमारियों को जन्म देती है। इसीलिए मैं कब्ज़ को सबसे बड़ी और सबसे ख़तरनाक बीमारी मानता हूँ। तो चलिए जानते हैं उसके कारण क्या क्या होते हैं। पहला कारण है गलत दिनचर्या। जब हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारा दिन का रूटीन है, वही गलत हो जाता है तो हमें कब्ज़ होनी ही होनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम सुबह 10 बजे उठते हैं और 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं और उस टाइम पर जब हम फ्रेश होने के लिए जाने की कोशिश करते हैं तो हमें कब्ज़ी होना स्वाभाविक है। क्योंकि जो अपान वायु है उसका जो समय होता है, हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। तो जो अपान वायु होती है, जो हमारी नाभि, जो हमारी नवल के नीचे के एरिए में जो सर्कुलेट होती है, उसे अपान वायु बोला जाता है। उस अपान वायु का जो समय है वो अर्ली मॉर्निंग होता है, सुबह सुबह होता है। जो सुबह का टाइम है उस टाइम पे अपान वायु अपने आप मल को बाहर की तरफ पुश करती है, हमारी बॉडी खुद सपोर्ट करती है उस मल को बाहर निकालने में। लेकिन अगर उस समय पर हम मल का त्याग ना करें तो फिर हमें और बाकी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। हमारा जो पेट है वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो जो मॉर्निंग का समय है वो सबसे बेस्ट है। उस टाइम हमारा शरीर, हमारी अपान वायु हमें मदद करती है मल को बाहर निकालने में। दूसरा कारण है गलत खान पान की आदतें। जब हम क्या करते हैं, हमने जो खाना खाया वो खाना पचने से पहले हम दूसरा खाना खाने लग जाते हैं। अध पचे हुए खाने के ऊपर ही हम और खाना खाने लग जाते हैं। तो ये जो हैबिट होती है ये
हैबिट भी बहुत गलत होती है, और ये हैबिट भी कारण बनती है कब्ज़ का। कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कारण होती है। जब तक आपने जो खाना खाया है वो खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं हो जाता अच्छी तरह से, तब तक हमें दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये एक बहुत गलत हैबिट है जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देती है। अगला कारण है जितने भी जंक फूड हैं, जितने भी पैक्ड फूड हैं, ज़्यादा ऑयली फूड हैं, तले हुए फूड हैं, मैदा से बने हुए खाने के जो पदार्थ हैं, खाने के आइटम हैं, उनको हमें नहीं खाना है। वो कॉन्स्टिपेशन का कारण बनते हैं। मैदा जो होता है वो हमारी आंतों पर चिपक जाता है और वो मल को आगे नहीं सरकने देता, और वो जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, हमारा शरीर जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है उसको भी वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करने देता। तो हमें मैदा से बनी हुई चीज़ें, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा फ्राई की हुई चीज़ें, पैक्ड चीज़ें हमें नहीं खानी है, वो हमारे कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है। अगला कारण है लो फाइबर डाइट। ऐसा खाना जिसमें कि फाइबर कम होता है, जब हम वो खाना खाते हैं तो लो फाइबर खाना खाने से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि फाइबर ही है जो हमारे मल को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। इसलिए फाइबर युक्त खाना खाना बहुत ज़रूरी है। फाइबर किस में होता है? जितने भी फल हैं, कच्ची सब्जियां हैं, आपकी सलाद की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। तो हमें इन सब चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। कच्चे सब्जियां, टमाटर, खीरा, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें जितना आप खाओगे उतना ही आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। एक और बहुत बड़ा कारण होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। एक्सरसाइज करने से हमारे पूरे शरीर के हर ऑर्गन का जो वर्किंग साइकिल है वो परफेक्ट हो जाता है। हर ऑर्गन अपना काम, जो उसका काम होता है, अपने काम को सही तरीके से करने लग जाता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सारे सेल एक्टिवेट होते हैं, हमें पसीना आता है, तो हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती हैं, जिससे कि ब्लड अच्छी तरह से सर्कुलेट होता है नसों में, और उसकी वजह से हमारे पूरे ऑर्गन, जितने भी हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी हमारे शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं वो सारे सिस्टम हमारे सही तरीके से काम करने लग जाते हैं। तो इसीलिए रेगुलर बेसिस पे हमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन से बचने में बहुत मदद मिलती है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज का ना करना भी एक कारण हो सकता है आपकी कॉन्स्टिपेशन का। अगला कारण है पानी का कम पीना। जैसे कि अभी हमने देखा था, जब हम पानी कम पीते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि हमारी जो बड़ी आंत है वहाँ पर पानी का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो पानी को पूरा सोख लेती है। तो इसीलिए हमें पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जब हम पानी अगर हम कम पिएंगे तो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है हमारी कॉन्स्टिपेशन का। अगला कारण है स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस लेते हैं, जब हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो भी हमें स्ट्रेस की वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है, वो डेवलप होता है हमारा स्ट्रेस से। जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है वो कॉन्स्टिपेशन करने में भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो अब क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको कोई भी ऐसी एलोपैथी की दवाई, कोई भी ऐसा ड्रग्स नहीं लेना है जो कि आपको ये कहे कि आप इसको दवाई को पी लीजिए और इससे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाएगी। एक बार दो बार आपके हो सकता है कि आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा नुकसान करेगी कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। वो हमारे जो इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी आंत होती है, उसकी जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट होती है उसको वो ख़त्म कर देती है। हमारी जो आंतें होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, उसको एक तरह से पैरालाइज्ड कर देती है। जब हम लंबे समय तक ऐसे ड्रग्स लेते हैं तो हमारी जो इंटेस्टाइन की जो नेचुरल जो उसकी जो वर्किंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो कभी भी ऐसे ड्रग्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करें? अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है तो हम क्या करें?
मैं कुछ आपको कुछ प्राणायाम बताऊंगा, कुछ योगिक क्रियाएं बताऊंगा, आप उन्हें फॉलो कीजिए। आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्ज़ है, वो ख़त्म हो जाएगा और आपका जो डाइजेशन है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना है कपालभाति। कपालभाति वैसे तो मेरे चैनल पर एक और वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर बताया हुआ कपालभाति कैसे करते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको दोबारा इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कपालभाति के लिए हमें क्या करना है, किसी भी सुखासन में आप, किसी भी आसन में आप बैठ जाइए। वो सुखासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, या फिर अगर आपसे ऐसे नहीं बैठा जाता तो आप चेयर या किसी टेबल पर भी बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको सुखासन में बैठना है। अपनी कमर को, जो आपकी बैकबोन है, उसको सीधा रखना है। दोनों हाथों को किसी भी हस्त मुद्राओं में रख सकते हैं। मैंने प्रणव मुद्रा में रखा है इस तरह से, और अपनी आंखों को बंद रखना है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि आपकी जो बैकबोन है वो सीधी रहनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से, और आंखों को बंद रखना है ताकि आपका जो ध्यान है वो ज़्यादा लग सके। और यहाँ से मुंह को बंद रखना है। आपको अपने दोनों नोस्ट्रिल से, अपने दोनों नाकों से सांस को बाहर फेंकना है। ठीक है, जब आप सांस को अंदर लोगे तो आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत कम आवाज़ होनी चाहिए। बिल्कुल फ्री, आपको बिल्कुल एफर्टलेस इनहेल करना है। और जब आप एक्सेल करोगे, जब आप सांस को बाहर फेंकोगे, तो आपको थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करनी है। ठीक है, इनहेल एफर्टलेस एंड एक्सेल थोड़ा सा फोर्स के साथ। ठीक है, देखो एक बार किस तरह से। जब मैं एक्सेल कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, आपको आवाज़ भी सुनाई देती है, आपको मेरे पेट पे मूवमेंट भी दिखाई देती है। लेकिन जब मैं इनहेल कर रहा हूँ तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से आपको इनहेल बिल्कुल धीरे से करना है, सांस को अंदर धीरे से भरना है, और बाहर फेंकते टाइम आपको झटके के साथ बाहर फेंकना है। फिर से देखिए एक बार। ये बात क्लियर हो गई, सांस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद बची बात पेट की। जैसे ही आप सांस को बाहर फेंकते हो, सांस का बाहर फेंकना और पेट को अंदर धकेलना, ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। सांस को बाहर फेंकना, एक्सेल करना, और स्टमक को पीछे की तरफ धकेलना, ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। यहाँ से समझ में आया? स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो इनका ये जो सिंक नहीं होगा, आपका कुछ गलत अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका धीरे धीरे हो जाएगा। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। मुंह को बंद रखना है, नाक से ही, नोज से ही इनहेल करना है और नोज से ही एक्सेल करना है। इनहेल करते टाइम बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाने हैं। एक्सेल करते टाइम थोड़े से झटके के साथ एक्सेल करना है। ठीक है, स्टमक को जब आप एक्सेल करते हो तो स्टमक को पीछे की तरफ फेंकना है, और जब आप इनहेल कर रहे हो तो उसको नॉर्मल रखना है। ये है कपालभाति। इस कपालभाति को आप 5 मिनट 10 मिनट एक बार कर सकते हो। उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर उसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट कीजिए, फिर रेस्ट लीजिए। इस तरह से आपको 10 से 15 मिनट तक कपालभाति करनी है। अगर आप ये 10-15 मिनट कपालभाति करने लगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी कॉन्स्टिपेशन है, जो आपका कब्ज़ है, वो आपका कब्ज़ ख़त्म होने लग जाएगा। तो कपालभाति का अभ्यास करना है। ठीक है, क्योंकि कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारा स्पेशली हमारे जो उदर है, जो हमारा जो ये स्टमक का एरिया है, इस पर बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। स्पेशली हमारी इंटेस्टाइन पर, बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों पर ही बहुत अच्छे से काम करता है। हमारी जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टेटिक मूवमेंट होती है उसको ये बढ़ा देता है। जो संकुचन और प्रसारण की जो पद्धति होती है, जो उसकी जो कार्य करने की जो तरीका होता है हमारी इंटेस्टाइन का, उस कार्य क्षमता को बढ़ा देता है कपालभाति। ठीक है, तो फिर से एक बार लास्ट बार दिखाता हूँ।
इस तरह से आपको लगातार करते रहना है, 3 सेट एटलीस्ट करने हैं। तो ये हो गया कपालभाति, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्राणायाम है और ये आपको खाली पेट करना है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो हमें कब्ज़ में बहुत मदद करते हैं। न सिर्फ कब्ज़ में बल्कि हमें डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, हमारा खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। सबसे पहला आसन है, और ये इकलौता एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा आसन नहीं है जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकें। तो इस आसन को कहते हैं वज्रासन। जिस आसन में मैं बैठा हूँ ये है वज्रासन। तो वज्र आसन का अभ्यास हमें हर किसी को करना चाहिए खाना खाने के बाद। इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले इसको आसन को करने का तरीका देखिए। जिस तरह से मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से ऐसे, अब आपके पैर सीधे हैं, अभी यहाँ से अपने पैरों के जो आपके जो टो हैं इनको टच कर लीजिए, पंजे टच होने चाहिए जो, और एडी जो है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। ये इस तरीके से यहाँ से आपने ये बैठना, सीधा कमर को सीधा रखना है, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर, एल्बो स्ट्रेट, सामने देखना। ये है वज्रासन। खाना खाने के बाद हमें इस आसन में ज़रूर बैठना चाहिए। इस आसन में बैठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पीछे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ये देखिए इस तरीके से, यस, आपके जो टो हैं इनको टच रखना है, एडियाँ बाहर की तरफ, और इस तरीके से बैठ जाना है सीधा, कमर को सीधा रखना, बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए आपकी। ये है वज्रासन। वज्रासन के अनगिनतों फायदे हैं। ये इससे क्या होता है, जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो वज्रासन में बैठने से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, हमारा जो खाना है वो अच्छी तरह से पचने लग जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारे शरीर में जो ब्लड यहाँ पर बंद लग जाता है, कमर के पास में बंद लग जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पैरों की तरफ कम हो जाता है, और ज़्यादा ब्लड का जो फ्लो है वो हमारे पेट की तरफ ज़्यादा आ जाता है। जब पेट की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा आ जाता है तो हमारा जो खाना है वो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैंने जैसे वीडियो में अगर आपने स्टार्टिंग से देखा हो तो मैंने बताया है कि जब भी हमें जब हमारे शरीर को खाने को डाइजेस्ट करना होता है तो ब्लड का जो फ्लो है वो हमारा पेट की तरफ खींचने लग जाता है। तो जब हम वज्रासन में इस तरीके से बैठते हैं तो क्या होता है, हमारे लेग में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा था वहाँ पर वो कम हो जाता है, बल्कि जो पेट के ऊपर जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। तो हमें खाने के बाद 5 या 10 मिनट तक इस तरीके से अगर हम बैठेंगे तो हमें खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये है वज्रासन। वज्रासन के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारी जो बैकबोन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, हम चाह के भी उसको बेंड नहीं कर सकते। हमारा जो पेट का जो हिस्सा है, जो हमारे पेट की जो हमारी इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल खुली हुई हैं, उनको अपना कार्य करने में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही। जो हमारा स्टमक है वो बिल्कुल इरेक्ट है, मतलब कि वो कहीं से दबाव नहीं है। अगर हम ऐसे बैठते हैं या लेटते हैं, टेढ़े मेढ़े किसी तरह से लेट जाते हैं तो वो दब जाता है, जिससे ही खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो ये हमारा पूरा एरिया, बैकबोन, ये बिल्कुल सीधी रहती है, जिससे कि हमारा खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, इसको डाइजेस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं वज्रासन में बैठने के। वज्रासन में बैठने से एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो हमारे काफ्स मसल्स होती हैं, यहाँ पर हमारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन को बढ़ाते हैं। तो जब हम इस तरीके से बैठते हैं तो हमारी काफ्स, ये हमारी जो थाइस हैं वो हमारे काफ्स को प्रेस करती हैं, तो हमारे वे पॉइंट जो हैं वो प्रेस होते हैं, उसकी वजह से भी हमारा खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो ये बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न हैं वज्रासन के, इसलिए वज्रासन इम्पोर्टेंट है। दूसरा आसन जो हमें कॉन्स्टिपेशन को छुड़ाने में हमारी मदद करता है वो है
अर्ध पवन मुक्तासन और पवन मुक्तासन। वो कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सीधा आपको ज़मीन पर लेट जाना है। इस तरीके से आपको सीधा ज़मीन पर लेट जाना है। हाथों को अपना पीछे की तरफ रखना है। यहाँ से एक पैर को मोड़ते हुए दूसरे दोनों हाथों से घुटने को प्रेस करते हुए अपने नाक को, अपनी चिन को नी पे प्रेस करना है। दूसरा पैर सीधा रहेगा। ये है अर्ध पवन मुक्तासन। अभी दूसरे पैर से सेम नोज चिन। तो ये हो गया अर्ध पवन मुक्तासन। अब दोनों पैरों को एक साथ लेकर आना है। यहाँ पर होल्ड कर कर अपनी चिन को प्रेस करना है, नोज को इस पोजीशन में होल्ड करना है। ये है पूर्ण पवन मुक्तासन। तो ये आसन करने का फ़ायदा क्या है? ये आसन करने से हमारी जो इंटेस्टाइन है वो दबती है, और जो जहाँ पर भी मल इकट्ठा हो गया है, जहाँ पर जम गया है हमारे इंटेस्टाइन में, जहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो आगे बढ़ने में सपोर्ट करता, हेल्प मिलती है, और वो मल धीरे धीरे निष्कासित होने लगता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, ये आसन करने से जो हमारे इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट है वो बढ़ने लगती है, और वो हमें हेल्प करती है, हमारी जो कब्ज़ है उसको ख़त्म करने में हमारी मदद करती है। अगला जो आसन है जो हमें कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में हमारी मदद करता है वो है त्रियक भ्रूनमन आसन। ठीक है, उसमें करना कैसे है? इस तरीके से आपको पैर सीधे रखने हैं, बैक स्ट्रेट। यहाँ से अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाइए, दूसरे हाथ को इधर, कमर सीधी रहनी चाहिए, और पूरा नीचे तक लेके आना है। ध्यान रहे जो आपका जो हिप है ये उठना नहीं चाहिए, ये पीछे ज़मीन पे टच ही रहना चाहिए। ठीक है, ये हुआ आपका त्रियक भ्रूनमन आसन। तो ये हो गया त्रियक भ्रूनमन आसन। ये आसन करने से भी हमारी जो आंतें हैं वो उसमें वो ट्विस्ट होती हैं, और हमारी जो कब्ज़ की जो समस्या है उससे हमें काफ़ी हद तक निजात मिलती है। अगला आसन जो हमें कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाता है वो है भुजंगासन। भुजंगासन के 4 पार्ट हैं, अलग अलग 4 भागों में उसको विभाजित किया गया है। चारों ही जो उसके वेरिएशंस हैं वो हमें कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाने में मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं भुजंगासन। और हमें सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए ही नहीं, बहुत सारे उसके फ़ायदे होते हैं। हमारे जो मेरुदंड होती है, जो हमारी बैकबोन होती है, उसको भी वो फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो भुजंगासन कैसे करेंगे? इस तरीके से आपको उल्टा लेट जाना है, पेट के बल। ये यहाँ से आप पेट के बल लेटने के बाद दोनों हाथों को चेस्ट के पास, और यहाँ से सांस को भरते हुए पूरा ऊपर तक लेके आना है। ये स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, लुक अप। ये है भुजंगासन वेरिएशन 1। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरे में आपको क्या करना है? त्रियक भुजंगासन। उसमें पैरों को खोल लेना है, पैरों को इस तरीके से खोल लेना है, हाथों को सेम उसी तरह से दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में, यहाँ से इनहेल करते हुए अप, और अपने राइट शोल्डर से लेफ्ट हिल को
देखना है, आपके पैर की जो एडी है लेफ्ट एडी को देखना है राइट शोल्डर से। एल्बो स्ट्रेट रहेंगी। एक्सेल करते हुए डाउन, अगेन इनहेल करते हुए अप, लुक अप। अभी लेफ्ट शोल्डर से आपको टर्न करते हुए अपनी राइट पैर की हिल को देखना है, एल्बो को सीधा रखना है और होल्ड करना है इधर। 3 2 1 एंड इनहेल डाउन। ये हो गया सेकंड वेरिएशन। अब इसका थर्ड वेरिएशन। थर्ड वेरिएशन में हमें क्या करना है, लेग दोनों ज्वाइंट, लेग्स को ज्वाइंट रखना है। अपने हाथों को जहाँ पर आपका शोल्डर स्टार्ट होता है वहाँ पर आपका फिंगर टिप ख़त्म होना चाहिए। ये स्ट्रेट यहाँ पे इधर आपका हाथ होना चाहिए, यहाँ पे ये हाथ होना चाहिए। और यहाँ से आपको जो आपकी नवल है, जो आपकी नाभि है, ये नाभि ज़मीन से उठनी नहीं चाहिए। नाभि को नीचे प्रेस करके रखना है और उसके बाद बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ से हाथों को कंधे की सिधाई तक आपका फिंगर टिप होनी चाहिए। ये हो गया। अभी इधर से आपकी नाभि इनहेल करते हुए आप आपकी जो नवल है वो ज़मीन से उठनी नहीं चाहिए। ये सिर्फ चेस्ट को ऊपर बेंड करना है एंड होल्ड। 3 2 लुक अप एंड 1। स्लोली एक्सेल एंड डाउन। ये हो गया थर्ड वेरिएशन। ओके, अभी करेंगे हम इसका फोर्थ वेरिएशन, लास्ट वेरिएशन। लास्ट वेरिएशन में क्या करना है, दोनों हाथों को चेस्ट के पास में रखना है, लेकिन ज़मीन पर नहीं रखना है, ज़मीन से हल्का सा उठा के रखना है। आपको दिख रहा है क्या? यस, इस तरीके से ज़मीन पे नहीं रखना है, उठा के रखना है। और यहाँ से आप बॉडी को ऊपर लिफ्ट करोगे हाथों के साथ एंड लुक अप, होल्ड। 3 2 1 एंड एक्सेल डाउन। तो ये हो गया फोर्थ वेरिएशन। तो इस तरह से चारों वेरिएशन भुजंगासन के हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत उपयोगी हैं। और अगर आप इनका अभ्यास करोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। अगला आसन है मंडूकासन। मंडूकासन भी हमारी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत उपयोगी होता है। मंडूकासन कैसे करना है, आपको पहले वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के बाद आपको अपने हाथों की अंगूठों को अंदर रखकर अपनी रिस्ट को क्लोज करना है, मुट्ठी को बंद करना है। अब ये जो अंगूठे हैं ये अपनी नवल, जो आपकी जो नाभि है उसके दोनों तरफ ऐसे रखना है और पूरी सांस को बाहर निकालना है। इनहेल कर कर एक्सेल करना है। पहले इनहेल कीजिए, फिर एक्सेल, कंप्लीट एक्सेल, पूरी एयर को बाहर निकालना है और होल्ड कर लेना है। बाहर निकाल कर होल्ड कर लेना है, कुंभक लगा लेना है। ये हो गया मंडूकासन वेरिएशन 1। ठीक है, ये करने से भी हमारे जो इंटेस्टाइन एक्टिवेट होता है, हमारे इंटेस्टाइन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। दूसरा इसका वेरिएशन है, उसमें हमें क्या करना है, आपका जो हाथ को पूरा ऐसा फ्लैट रखना है और हथेली का जो आपका सेंटर है वो नवल के बीच में ऐसे रखना है और दूसरे हाथ को इस हाथ के जस्ट ऊपर। और यहाँ से इनहेल एक्सेल
hold and go forward. इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा मंडूकासन। मंडूकासन भी हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत उपयोगी है। कॉन्स्टिपेशन, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। अगला आसन हम करेंगे अर्ध मसेंद्रासन। ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत उपयोगी है। करना कैसे है, एक पैर को आप इस तरीके से बेंड करेंगे, दूसरे पैर को इस पैर के घुटने के साइड में इधर इस तरीके से रखेंगे। यस, इस तरीके से रखेंगे। अब आपको कमर को सीधा करके ट्विस्ट करना है और अपने हाथ को घुटने के साइड से लाते हुए इस तरीके से और अपने टो पर ऐसे होल्ड कर लेना है। ये दूसरे हाथ को पीछे से लाते हुए अपनी कमर के पास ऐसे होल्ड करना है एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखना है। स्ट्रेट होल्ड, तो ये हो गया अर्ध मसेंद्रासन। ये भी बहुत उपयोगी है हमारे कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए। अब एक क्रिया है जिसका हम अभ्यास कर सकते हैं कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए। इसको कहते हैं अग्निसार क्रिया। ये हमारे जो आंतें हैं उनको बहुत ही सॉफ्ट कर देती हैं। उसके अंदर कुछ भी कचरा जमा है या मल कहीं पर रुका हुआ है तो उसको निकाल देती हैं। हमारी इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट है उसको बढ़ा देती हैं, हमारी इंटेस्टाइन को वापस जानदार बना देती हैं। तो ये क्रिया कैसे की जाती है, तो ये है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया का भी अगर आप अभ्यास करोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं रह सकता, पेट की कोई भी बीमारी आपको नहीं रह सकती। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। आप पहले कपालभाति में आपको परफेक्शन हासिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका अग्निसार क्रिया कर पाओगे। लेकिन अगर आप अभ्यास करते रहोगे तो कुछ ही दिनों में आप करने लगोगे। तो अभ्यास जरूर करना है। अग्निसार क्रिया अगर आप करने लगे तो आपको उदर से रिलेटेड, आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो ये थी अग्निसार क्रिया। कब्ज़ के लिए हम एक और क्रिया कर सकते हैं जिसे कहा जाता है नोले क्रिया। ये थोड़ी सी और ज़्यादा एडवांस हो जाती है, लेकिन अगर आप अभ्यास करते रहोगे तो इसको भी कर पाओगे। अगर आप नोली क्रिया करने लगे तो आपको यकीन मानिए पेट से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती। तो देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी नोली क्रिया। इन क्रियाओं का अगर आप अभ्यास करोगे तो आपको यकीनन कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इफ़ेक्टिव यौगिक क्रिया के बारे में जिसे करने से आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं रह सकता। उसे कहते हैं शंख प्रक्षालन। आपने पहले नाम सुना होगा शंख प्रक्षालन। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको बहुत सारा पानी, अगर आप 1 गिलास पानी से आपको ऐसा आपका पेट भर जाता है तो आपको चाहिए
7-8 गिलास पानी, मतलब आपकी जो कैपेसिटी है उससे 7-8 गुना पानी आपको चाहिए। गर्म पानी चाहिए, गर्म इन अ सेंस लूक वार्म वाटर, जिसमें कि जो कि आप आराम से पी सको। गर्म पानी, उस गर्म पानी में आपको सेंधा नमक मिलाना है। सेंधा नमक के साथ आपको लेमन जूस, जो नींबू उसके अंदर निचोड़ना है, नींबू का रस उसमें मिलाना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, गर्म पानी को, सेंधा नमक को और आपको नींबू के रस को, इन तीनों को मिलाकर आपको पीना है। ठीक है। आपको काग आसन में बैठकर, जैसे हम पैरों को फोल्ड कर नीचे उकड़ू बैठते हैं, ऐसे काग आसन में बैठकर आपको पानी पीना है। पानी पीने के बाद आपको 4 आसन करने हैं। सबसे पहले आपको करना है ताड़ आसन। आपको ताड़ आसन करना है। दोनों पैरों को आपस में जोड़कर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पूरे शरीर को एडी पर ऊपर की तरफ खींचते हुए ताड़ आसन। उसके बाद अपने एडियों को ज़मीन पर रख लेंगे, पैरों को हल्का सा खोलेंगे और यहाँ से एल्बो को सीधा रखते हुए त्रियक ताड़ासन। फिर उसको दूसरी साइड में हम बेंड करेंगे। ये हो गया त्रियक ताड़ासन, हमारा दूसरी साइड। उसके बाद हमें करना है कटी चक्रासन। अपने लेफ्ट हैंड को पीछे से अपनी कमर पर लपेटते हुए राइट हिप को होल्ड करना है और अपने राइट हैंड से लेफ्ट हिप को पीछे से पकड़ते हुए पूरे ऊपर वाले शरीर को पीछे की तरफ मोड़ना है और पीछे की तरफ देखना है आपको। आपके जो पैर हैं वो सीधे रहेंगे, सामने की तरफ ही रहेंगे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, चेंज, और आपको पीछे की तरफ देखना है। फिर सेम प्रक्रिया आपको रिपीट करनी है दूसरी साइड। आपको राइट हैंड को अपने पीछे कमर पे लपेटते हुए लेफ़्ट साइड की तरफ से अपने हिप को होल्ड करना है और लेफ़्ट हैंड से अपने राइट हिप को होल्ड करते हुए पूरे अपर बॉडी को ट्विस्ट कर कर पीछे की तरफ देखना है और आपके जो पैर हैं वो सीधे रहेंगे सामने और वापस। ये हो गया आपका कटी चक्रासन। उसके बाद आपको करना है भुजंगासन। भुजंगासन में आपको सीधा लेट जाना है। दोनों जो हाथ हैं आपके, वे दोनों हाथ आपकी चेस्ट के साइड में होंगे और धीरे धीरे अपनी कमर, अपनी छाती को, अपनी चेस्ट को ऊपर उठाते हुए अपनी एल्बो को सीधा करना है। लुक अप, ऊपर आसमान की तरफ देखना है और यहाँ पर होल्ड करना है थोड़ी देर। अपने थाइज़ को नीचे की तरफ पुश करना है और ये हो गया आपका भुजंगासन। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। ये हो गया भुजंगासन। उसके बाद आपको करना है शंख आसन। शंख आसन के लिए आपको दोनों पैरों पे बैठ जाना है। पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। उसके बाद नीचे दोनों पैरों पे बैठ जाइए। लेफ़्ट लेग को बेंड करते हुए आपका जो राइट नी है वो आपके लेफ़्ट टो के ऊपर आएगा और अपनी इस तरीके से पीछे की तरफ पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। फिर वापस सामने की तरफ मुड़ जाएंगे आप। फिर अपनी बॉडी का वेट दूसरे पैर पे रखें, दूसरे पैर की तरफ लेके आएंगे। दोनों हाथ जो हैं वो आपके घुटनों पे होंगे। आप अपने लेफ़्ट नी को राइट टो पे टच करना है और पीछे की तरफ आपको ट्विस्ट करना है। ये हो गया शंख आसन। फिर वापस खड़े होंगे। इन आसनों को आपको बार बार रिपीट करना है। तो ये प्रक्रिया को आपको बार बार रिपीट करना है। इन सभी आसनों को आपको बार बार रिपीट करना है। उसके बाद आपको फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाना है। वॉशरूम में जाने के बाद आपको मल त्यागने की कोशिश करनी है। अगर मल नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आपको वापस आकर फिर से पानी पीना है। वही पानी जिसमें जो गर्म पानी है, जिसमें सेंधा नमक मिला हुआ है, नींबू मिला हुआ है, उसी मिक्सचर को आपको वापस पीना है। पीने के बाद आपको इन्हीं आसनों का अभ्यास करना है 5 बार, 6 बार, 7 बार और उसके बाद वापस वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाओगे
तो यकीनन आपको जो आपका जो मल है, जो आपकी जो लेटरिन है, वो ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा आपका पास होगी। उसके बाद वापस आना है, फिर से पानी पीना है, फिर से इन आसनों का अभ्यास करना है। पांचों आसनों को रिपीट, इन सभी आसनों को रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद आपको ऑटोमेटिक आपको फील होगा प्रेशर। जब आपको प्रेशर फील होगा तो फिर आपको वॉशरूम जाना है। वहाँ पर वॉशरूम में वापस आपको मल त्यागना है, आपको लैट्रिन करना है। लैट्रिन करने के बाद वापस आना है, फिर से पानी पीना है और फिर से इन सभी आसनों को रिपीट करना है। जैसे ही आप आसन को 2-3 बार रिपीट करोगे सभी आसनों को, तो आपको ऑटोमेटिक वापस अर्ज आपको फील होगा कि जैसे आपको प्रेशर आया है। उसके बाद वापस आपको वॉशरूम जाना है, वहाँ पर वापस फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आपको फिर से आना है और फिर से पीना है। ऐसे करते रहना है। इस प्रक्रिया को आपको बार बार रिपीट करना है। आप देखोगे कि जो फर्स्ट टाइम जब आप वॉशरूम गए थे, तो उस टाइम पे जो आपका जो मल था, जो लैट्रिन थी, वो बहुत जैसे नॉर्मली लैट्रिन आती है वैसी होगी। उसके बाद आप देखोगे कि 1-2 बार जाने के बाद आपको बिल्कुल पतली जो लैट्रिन होती है वैसी बिल्कुल पतला मल आपका आने लगेगा। पतले मल के बाद भी आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपका पीला, जैसे बिल्कुल पानी होता है, पीले कलर का पानी जैसा मल के थ्रू निकलेगा। उसके बाद भी आपको रिपीट करते रहना है। और फिर आप देखोगे थोड़ी देर बाद कि जैसा पानी आप पी रहे हो, सेम टू सेम वैसा का वैसा एज इट इज़ पानी आपके गुदा द्वार से बाहर निकल रहा है। आपके एनस से सेम पानी बाहर निकल रहा है। जैसा आप मुंह से पानी पियोगे, वही सेम टू सेम पानी आपकी जो एनस है वहाँ से निकलने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो पूरी जो ट्रैक है, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, पूरी आंतें आपकी बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। और आपका जो जितना भी मल, जितनी भी गंदगी, जितनी भी लैट्रिन आपके इंटेस्टाइन में चिपकी हुई थी, जो भी गंदगी आपके इंटेस्टाइन पे चिपकी हुई थी, वो सारी क्लीन हो चुकी है। और आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं शंख प्रक्षालन। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी कॉन्स्टिपेशन के बारे में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखा होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए, जो कॉन्स्टिपेशन है ये बहुत ही ख़राब बीमारी है। देखने में छोटी सी है, बोलने में ऐसा लगता है कि अरे यार कॉन्स्टिपेशन ही तो है, लेकिन ये जड़ है बड़ी बड़ी बीमारियों की। ये पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी खतरनाक होता है कॉन्स्टिपेशन। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि जो एलोपैथी में कॉन्स्टिपेशन के लिए जो भी इलाज है, जो भी दवाइयाँ, जो भी ड्रग्स है, वो उससे फार बेटर है हमारा आयुर्वेद, हमारा योग और हमारी प्राकृतिक चिकित्सा। अगर प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद के तरीके से आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की कोशिश करोगे तो ये आपका एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा और ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से होगा। इससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। तो योग को अपनाइए, योग करते रहिए, आयुर्वेद को अपनाइए, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाइए, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो भले ही लंबा है लेकिन इसमें मैंने पूरी जानकारी दी है। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता। भले ही कितना भी पुराना आपका कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हो, अगर आप इन सब नियमों का, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं रह सकता और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए, इसी नोट के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि हर कोई इसका फ़ायदा उठाए। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से आज दुनिया में 80% से भी ज़्यादा लोग परेशान हैं। कभी ना कभी तो हर 100% लोगों ने इसका फेस किया होगा। तो इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।